चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं कि न्यान हमारे मरमैन को किस करने के बाद थोड़ा सा पीछे हटते हुए उसके फेस को प्यार से पकड़ता है और स्माइल करते हुए बोलता है, ऑलराइट, तुम अभी ज़िंदा हो। इसके बाद वो हमारे मरमैन को अपनी गोद में बिठाते हुए बोलता है, क्या यहाँ तुम्हें कंफर्टेबल फील हो रहा है। इसके बाद हमारा मरमैन कुछ बोलने का ट्राई करता है और उसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहा होता है। उसे इस तरह सैड होते देखकर न्यान स्माइल करते हुए उसके फेस से बालों को साइड भी करता है और उसे बोलता है, ऐसा मत दिखाओ कि तुम मरने वाले हो। इसकी ये बात सुनने के बाद जब मरमैन नोटिस करता है कि उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उसे याद आता है कि उसने अभी अभी क्या किया। आते ही वो जल्दी से न्यान के हाथों से अपने शेल को पकड़ता है और उसे दूर करने लगता है। इसे ऐसा करते देखकर न्यान उसके शेल्स को वापस लेने का ट्राई करता है और उसे बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो। मगर मरमैन तो काफ़ी क्यूट वे में उन शेल्स को अपने मुंह में रखता है और उन पर अपनी स्लाइवा लगाने के बाद उन्हें दोबारा से अपनी टेल के साथ जोड़ने का ट्राई कर रहा होता है। जिसे ऐसा करता देखकर न्यान काफ़ी हैरान होते हुए उसे देखने लगता है और बोलता है, तुम्हें कुछ भी करने से पहले ये तो देख लेना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। इसके अलावा क्या तुम अपनी स्लाइवा के साथ अपने शेल्स को वापस लगाओगे। इसके बाद वो मरमैन के हाथ से उसके शेल को खींच लेता है। इस पर मरमैन भी अपने शेल को वापस लेने के लिए ट्राई करने लगता है। न्यान उस शेल को उससे दूर करते हुए बोलता है, अब तुम करना क्या चाहते हो, और उसे शेल वापस नहीं करता। इसे ऐसा करता देखकर हमारे मरमैन को भी गुस्सा आने लगता है और वो काफ़ी गुस्से से अपना मुंह बनाते हुए वहाँ से जाने लगता है। जिसे इस तरह जाता देखकर हमारा न्यान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसके थोड़ा दूर जाने के बाद न्यान अचानक से अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेंज करता है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस फेस बनाते हुए उस शेल को एक रुमाल में रैप करता है और उसे अच्छी तरह रैप करने के बाद उसे अपने फेस के करीब करके काफ़ी ज़्यादा उदास फील करने लगता है और उसके बाद हल्की सी स्माइल करते हुए उस रुमाल को अपनी पॉकेट में रख लेता है। इसके बाद वो अपनी गन से खेलते हुए बोलता है, तुम कब से यहाँ खड़े हो। हम देखते हैं कि उसके पीछे लैंजिंग खड़ा हुआ था। वो उसके सामने आते हुए बोलता है, क्या तुम सच में एक अच्छे पर्सन हो। आई एम श्योर अंकल जिन ने तुम्हें यहाँ लू की हेल्प करने के लिए भेजा है। जिसे सुनकर न्यान बोलता है, नहीं, मैं तो यहाँ बस खेलने के लिए आया हूँ। इसके बाद वो अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालते हुए स्मोकिंग करने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, ऐसा लगता है कि अंकल जिन तुम पर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम सच में उस मरमैन के साथ हो और तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो। जिस पर न्यान उसे एग्जैक्ट डेट बताते हुए बोलता है, 3 साल 6 माह और 5 दिन। जिसे सुनकर लैंजिंग बोलता है, 3 साल पहले मैंने अपने फादर के साथ आर्मी को ज्वाइन किया था। तब उन्होंने एक बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन में विजिट किया था। मैं भी उनके साथ था। उस वक्त मैं यंग था और मैं दूसरों की बात नहीं सुनता था, तो मैं एक्सीडेंटली उस ऑर्गेनाइजेशन की लैब में चला गया था। इसे सुनकर न्यान बोलता है, क्या वो 109 बायोकेमिकल थी। जिस पर वो उसे हाँ कहते हुए आगे बोलता है, इससे पहले कि कोई मुझे वहाँ देख लेता, लैब में आगे पीछे घूमने लगा और वहाँ पर खेलने लगा। तब मैंने लाइब्रेरी के इनक्यूबेटर में एक गेंद देखी, बिल्कुल वैसी ही गेंद जो अभी मरमैन ने अपनी टेल के अंदर छुपते हुए बनाई थी। इसे सुनकर न्यान बोलता है, तो फिर क्या हुआ। जिसे सुनकर लैंजिंग थोड़ा उदास फेस बनाते हुए बोलता है, उन्होंने उस टेल को बाहर निकाला और उसे काटने लगे। उन्होंने टेल का एक बड़ा टुकड़ा काटा, जिसे देखकर मैं काफ़ी घबरा गया और मैंने एक्सीडेंटली किसी चीज़ को छू लिया, जिस वजह से अंदर मौजूद रिसर्चर ने मुझे देख लिया और मैं पकड़ा गया। उन्होंने मुझे पकड़ा और लैब से बाहर निकाल दिया। मुझे वापस जाते वक्त काफ़ी दूर तक उस क्रिएचर की दर्द के मारे चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं। जिसे सुनकर न्यान स्मोकिंग करते हुए सोचने लगता, यहाँ तक कि उसने मेरे पेट को भी चीर दिया था। क्या ये हो सकता है कि ये दोनों इवेंट एक दूसरे के साथ रिलेट करते हों। इसके बाद लैंजिंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया होगा। जिसे सुनकर न्यान बोलता है, वो ये सब कुछ क्रिस्टल के लिए करते थे। मरमैन के रोने की वजह से जो क्रिस्टल बनते हैं उन्हें रैपिड टीयर्स कहा जाता है। वो मरमैन के हेड को इंजर्ड नहीं कर सकते थे, मगर उसकी टेल वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। ये भी मरमैन की एक एबिलिटी है, इसलिए वो उसकी टेल को काटते थे ताकि उसके रोने की वजह से उन्हें क्रिस्टल मिल सके। जब एक मरमेड खुद को हील करने के लिए अपनी टेल में बंद कर लेता है तो कोई भी फोर्सफुली उसे ओपन नहीं कर पाता। तो तुम ही बताओ वो उस पर एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। उसे बिना खोले उसका ब्लड टेस्ट, उसका बॉडी फ्लूइड टेस्ट और ड्रग बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, वो ये सब कुछ कैसे मेजर कर पाते। इसके बाद वो मज़ीद बताते हुए बोलता है, हाई टेम्परेचर लिमिट, लो टेम्परेचर लिमिट, फिजिकल पावर, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल बॉडी की कोऑपरेशन के बिना मुमकिन नहीं हो सकता। सुनकर लैंजिंग बोलता है,
ओह, वो कितने जालिम हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में बड़े अच्छे से पता है। जिसे सुनकर न्यान स्माइल करते हुए बोलता है, हर इंसान की ज़िंदगी तुम्हारे जैसी नहीं होती। जैसे कि ये तो सिर्फ एक सिंपल सा टेस्ट था, फिर भी तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे फादर इन लॉ ने एक बॉडीगार्ड को भेजा है। जिसे सुनकर लैंसिंग बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ लोग बस लकी होते हैं। उसके बाद वो न्यान के हाथ से सिगरेट छीनते हुए बोलता है, लुयान वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है, और मैं तो बस उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं अंकल जिन का शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम यहाँ ना भी होते तब भी मैं लू के जीतने में मदद करता। जिसकी ये बात सुनकर न्यान बोलता है, हाँ मैं तुम्हें समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उस एज में मैं भी यही सोचता रहता था कि मैं उसके साथ कैसे रहूँ, और फिर एक लंबे वक्त तक मैं यही सोचता रहा कि जब हम मिलेंगे तो मैं उससे बदला कैसे लूँगा। के बाद वो मन में सोचता है, शायद उस वक्त वो भी मुझसे प्यार करता था। 109 बायोकेमिकल इंस्टीट्यूट में एग्जैक्टली उसने उस वक्त वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया होगा। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है।